नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश पर थोड़े गहराई से नजर डाल रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक कह सकते हैं एक निर्णायक भूमिका भी निभाता है। चीन। बिल्कुल। चीन आज मतलब किसी भी वैश्विक चर्चा के केंद्र में है ही, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी या फिर कल्चर। हाँ, इसकी जो जटिलताएं हैं उनको समझना आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी हो गया है ना। बिल्कुल सही कहा। और हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है, ये चीन एक विस्तृत परिचय नाम के दस्तावेज से मिली जानकारी पर आधारित है। अच्छा। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से जो भी तथ्य मिले हैं, जो विश्लेषण है, उनके सबसे अहम हिस्सों को सामने लाएं, ताकि चीन की एक ज्यादा साफ, एक संतुलित तस्वीर बन सके। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ये दस्तावेज चीन के कई अलग अलग पहलुओं को छूता होगा, उसके इतिहास से लेकर आज की जो चुनौतियां हैं उन तक। हाँ, तो सोचिए, लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक देश, जिसकी सरहदें 14 देशों से मिलती हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हाँ, और एक इतनी पुरानी सभ्यता जो आज भी दुनिया को प्रभावित कर रही है। इसी विशाल और कह सकते हैं पेचीदा देश की परतों को आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एकदम बुनियादी जानकारी से शुरू करें, तो स्रोत बताता है कि देश का आधिकारिक नाम जनवादी गणराज्य चीन है और राजधानी बीजिंग है। क्षेत्रफल का अंदाजा तो हमने लगा ही लिया, करीब भारत से 3 गुना बड़ा। और ये विशाल क्षेत्रफल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हाँ, ये चीन को एक जबरदस्त भौगोलिक विविधता देता है। स्रोत में शायद इसका जिक्र होगा। हाँ है। पश्चिम में ऊंचे पठार हैं, रेगिस्तान है। पूरब में देखिए तो घनी आबादी वाले मैदान, लंबा समुद्र तट और वो नदियां यांगसे और हुआंगहो, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, जीवनदायिनी नदियां हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने कहा, 14 देशों के साथ सीमा, भारत, पाकिस्तान, रूस, वियतनाम, कितने सारे पड़ोसी। ये तो है। तो ये इसे एक बेहद अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन में रखता है। एग्जैक्टली। ये भौगोलिक विविधता और इतने सारे पड़ोसी चीन के इतिहास को, उसकी अंदरूनी राजनीति को और आज की जो उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। इतिहास की बात करें तो स्रोत हमें बताता है कि चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हाँ, जिसकी जड़ें येलो रिवर घाटी में करीब 2100 ईसा पूर्व तक जाती हैं। बहुत पुराना। हाँ, फिर शांग, जू, चिन, हान, मिंग, किंग जैसे कई शक्तिशाली राजवंशों का लंबा दौर रहा। और इन राजवंशों ने सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों पर राज ही नहीं किया, बल्कि चीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, दर्शन है, कला, विज्ञान, इन सब की नींव रखी। आप सोचिए, कागज, प्रिंटिंग, बारूद, कंपास, ये सब आविष्कार वहीं हुए। सही बात है। हर राजवंश ने अपनी एक छाप छोड़ी जिसने चीन की पहचान को बनाया। और ये सिर्फ अतीत की बातें नहीं है, इनका असर आज भी चीन की सोच और दुनिया को देखने के उसके तरीके पर महसूस किया जा सकता है। और फिर इतिहास एक बहुत ही अहम मोड़ लेता है। स्रोत के अनुसार 1911 में सदियों पुराना मांचू राजवंश खत्म हुआ और चीन एक गणराज्य बना। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव था। लेकिन शायद आधुनिक चीन के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन 1949 में आया, जब माओ जेडुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली और जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना हुई। यहीं पर बात बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1949 की क्रांति ने चीन को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। हजारों साल की जो शाही परंपरा थी वो खत्म हुई। हाँ। और एक साम्यवादी विचारधारा पर आधारित शासन व्यवस्था लागू हुई। स्रोत भी शायद यही इशारा करता है कि इस बदलाव ने न सिर्फ चीन के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचे को उलट-पुलट दिया, बिल्कुल, बल्कि दुनिया के शक्ति संतुलन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। शीत युद्ध का दौर था, एक नई महाशक्ति का उदय हुआ। सही। चीन का जो वर्तमान है उसे समझने के लिए उसके इस क्रांतिकारी अतीत और उससे पहले के लंबे शाही इतिहास दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो आज की शासन प्रणाली कैसी है? स्रोत इसमें बिल्कुल साफ बताता है कि चीन में एक दलीय साम्यवादी व्यवस्था है। यानी सत्ता पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के हाथ में है। सेंट्रलाइज्ड है। हाँ, केंद्रित। पार्टी ही देश की दिशा तय करती है। और वर्तमान में इसके शीर्ष नेता शी जिनपिंग हैं, जो राष्ट्रपति भी हैं और पार्टी महासचिव भी हैं। राइट। स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि यहाँ पश्चिमी देशों की तरह मल्टी पार्टी इलेक्शन या स्वतंत्र राजनीतिक विपक्ष नहीं है। हाँ, एक दलीय प्रणाली का मतलब ही यही है कि पार्टी का नियंत्रण सरकार पर, सेना पर, अर्थव्यवस्था पर और समाज के लगभग हर पहलू पर है। हर पहलू पर।
स्रोत भी शायद इस व्यवस्था के कुछ संभावित नतीजों का भी जिक्र होगा। हाँ है। एक तरफ तो ये तर्क दिया जाता है कि इससे राजनीतिक स्थिरता आती है, नीतियां लंबे समय तक चल पाती हैं और बड़े पैमाने की जो परियोजनाएं हैं उन्हें तेजी से लागू किया जा सकता है, जैसा चीन के आर्थिक विकास में दिखा भी है ना? बिल्कुल दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा स्रोत बताता है, स्वतंत्र चुनावों की कमी, सूचना पर नियंत्रण, असहमति के लिए सीमित जगह, ये मुद्दे राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हाँ, ये सवाल तोड़ते हैं। तो ये एक अहम सवाल बन जाता है कि विकास और स्थिरता के इस मॉडल की सामाजिक और राजनीतिक कीमत क्या है और ये लंबे समय तक कैसे टिका रह सकता है। सही बात। अब उस पहलू पे आते हैं जिसके लिए चीन आज शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था। हाँ बिल्कुल। विश्व की फैक्ट्री का दमका तो है ही, और स्रोत भी पुष्टि करता है कि जीडीपी के लिहाज से ये अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी। स्रोत कुछ प्रमुख उद्योगों का भी जिक्र करता है। विशाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो है ही, साथ में टेक्नोलॉजी, स्टील उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स भी अहम है। और शायद सबसे बड़ा मोड़, जैसा आपने पहले भी कहा, 1978 में आया, जब आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। हाँ, वो 1978 के देंग शॉपिंग के सुधार, बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक मोड़ थे। बिल्कुल। चीन ने धीरे धीरे अपनी बंद अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला। ओपन डोर पॉलिसी। हाँ, ओपन डोर पॉलिसी। विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए, विदेशी निवेश को बुलाया गया और निजी उद्यम को भी सीमित अनुमति मिली। और नतीजा अभूतपूर्व रहा। स्रोत बताता है कि चीन ने पिछले 4 दशकों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। करोड़ों लोगों को? हाँ, उसकी जो विशाल लेबर फोर्स थी, कम लागत शुरुआत में और सरकारी समर्थन, इन सब ने उसे मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना दिया। लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ रहा है। अच्छा। हाँ, चीन सिर्फ फैक्ट्री नहीं रहना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लीडर बनना चाहता है। इस आर्थिक शक्ति का फिर वैश्विक प्रभाव क्या है? यहीं पे हमें वो बड़ी तस्वीर देखनी होगी। चीन की जो आर्थिक ताकत है, वही उसकी बढ़ती हुई वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का ईंधन है, उसका फ्यूल है। स्रोत में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र जरूर होगा। हाँ है। ये सिर्फ सड़कें और बंदरगाह बनाने की परियोजना नहीं है, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप में चीन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, कई देशों को कर्ज दिया जा रहा है। ये सब चीन की वैश्विक भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ वो कर्ज के जाल और निर्भरता बढ़ाने जैसे आरोप भी लगते हैं। वो आरोप भी है। अर्थव्यवस्था के बाद जरा समाज और संस्कृति की बात करें। स्रोत बताता है कि आधिकारिक भाषा मैंडरिन है। हालांकि चीन में कई और भाषाएं और बोलियां भी हैं, जाहिर है। हाँ, बहुत विविधता है। धर्म और दर्शन की बात करें तो बौद्ध धर्म, ताओवाद और खासकर कन्फ्यूशियस विचारधारा का समाज पर गहरा असर रहा है। बिल्कुल, कन्फ्यूशियस विचारधारा, जिसमें वो व्यवस्था, परिवार के प्रति सम्मान, शिक्षा पर जोर, हाँ, इसने चीनी समाज और शासन की सोच को सदियों तक प्रभावित किया है। हाँ, और कुछ हद तक आज भी करती है। आज भी बौद्ध और ताओ धर्म ने आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन को आकार दिया है। और ये दिलचस्प है कि कम्युनिस्ट शासन की जो नास्तिक विचारधारा है, हाँ, उसके बावजूद ये पारंपरिक प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा। स्रोत त्योहारों का भी जिक्र करता है, जैसे चीनी नववर्ष, जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं, हाँ, मिड ऑटम फेस्टिवल, ड्रैगन बोट फेस्टिवल। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये सामाजिक ताने बाने और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के अवसर हैं। और खान पान? स्रोत में चावल, नूडल्स, सूप, सी फूड और चाय का जिक्र है। चीनी खान पान भी उसकी तरह ही विविध है, मतलब हर क्षेत्र की अपनी खासियतें हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीजें आम हैं, जैसे ताजी सामग्री का इस्तेमाल, मिल बांटकर खाने की परंपरा और हाँ, चाय का महत्व। चाय तो है ही। चाय सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाज है। इतनी विशाल आबादी और क्षेत्रीय भिन्नताओं के बावजूद एक मानक भाषा, मैंडरिन और कुछ साझा सांस्कृतिक मूल्यों ने राष्ट्र को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अब आते हैं तकनीक और सैन्य ताकत पर। स्रोत के मुताबिक चीन आज टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। हाँ, तेजी से। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेलीकम्युनिकेशन, सोलर एनर्जी पैनल्स के उत्पादन और इस्तेमाल में, और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी। हाँ, चांद और मंगल मिशन भी शामिल है उसमें। बिल्कुल। हाँ, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व हासिल करना, ये चीन की राष्ट्रीय रणनीति का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है।
वो मेड इन चाइना 2025 जैसी पहल इसी दिशा में थी। वो सिर्फ नकल करने वाले नहीं रहना चाहते, बल्कि अब नए मानक स्थापित करना चाहते हैं। हाँ। ये उनकी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर अमेरिका के साथ जो तकनीकी दौड़ चल रही है। और सैन्य दृष्टि से स्रोत बताता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। सबसे बड़ी। और चीन एक परमाणु शक्ति भी है। हाँ, संख्या के अलावा PLA बहुत तेजी से आधुनिकीकरण भी कर रही है। अच्छा। नौसेना का विस्तार हो रहा है, खासकर दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाना, साइबर युद्ध क्षमताएं विकसित करना और अंतरिक्ष में सैन्य क्षमताओं का विकास, ये सब उनकी बढ़ती सैन्य ताकत के संकेत हैं। यह आधुनिकीकरण न केवल उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो भारत के लिए सीधा महत्व रखता है, भारत-चीन संबंध। हाँ, ये बहुत अहम है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सीमा विवाद दोनों देशों के बीच एक बड़ा और लगातार बना रहने वाला मुद्दा है। बिल्कुल। इसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम जैसे क्षेत्रों का विशेष रूप से जिक्र है, जहां तनाव की स्थितियां बनी हैं। स्रोत 1962 के युद्ध की भी याद दिलाता है। ये वाकई एक बहुत जटिल और कह सकते हैं विरोधाभासी रिश्ता है। एक तरफ दशकों पुराना सीमा विवाद है जो अनसुलझा है और समय समय पर गंभीर तनाव का कारण बनता है, जैसा हमने हाल के वर्षों में लद्दाख में देखा भी। हाँ, देखा। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र और पड़ोसी देशों में प्रभाव को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा स्रोत बताता है, चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। हाँ, ये भी है। अरबों डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। हालांकि वो व्यापार घाटा भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। तो मतलब तनाव और व्यापार साथ साथ चल रहे हैं काफी हद तक। हाँ, और ये दिखाता है कि भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आर्थिक निर्भरता कितनी गहरी हो सकती है। सही। दोनों एशिया की प्रमुख शक्तियां हैं, पड़ोसी हैं, और उनका रिश्ता न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे एशिया और दुनिया की स्थिरता के लिए मायने रखता है। इस रिश्ते को संभालना, इसका प्रबंधन करना दोनों देशों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। चीन की इस प्रभावशाली तस्वीर के साथ साथ स्रोत कुछ गंभीर चुनौतियों और आलोचनाओं का भी जिक्र करता है। मानवाधिकारों का मुद्दा अक्सर उठता है, खासकर शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ व्यवहार को लेकर। हाँ, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चिंता जताई गई है। बिल्कुल। ताइवान को लेकर चीन का सख्त रवैया और हांगकांग में राजनीतिक स्वतंत्रता में आई कमी, ये भी वैश्विक सुर्खियों में रहती हैं। हाँ, और ये मुद्दे चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करते हैं और कई पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों में तनाव भी पैदा करते हैं। स्रोत सेंसरशिप और राजनीतिक विरोध की सीमित गुंजाइश का भी जिक्र करता है, जो उस एक दलीय व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ। इसके अलावा आंतरिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे कि पर्यावरण। चीन दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में से एक है। सही है। और वायु प्रदूषण, पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। बढ़ती आर्थिक असमानता भी एक मुद्दा है। वो तटीय शहरों की समृद्धि और अंदरूनी ग्रामीण इलाकों के बीच का अंतर। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी चीन का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। स्रोत में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का फिर से उल्लेख है। हाँ, BRI, जिसके जरिए चीन वैश्विक व्यापार मार्गों और बुनियादी ढांचे पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्य होने के नाते उसके पास वीटो पावर है, जो उसे वैश्विक फैसलों में अहम भूमिका देता है। बिल्कुल। और अमेरिका के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा, चाहे वो व्यापार हो, तकनीक हो या सैन्य प्रभाव, वो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कर रही है। सही है। इसके अलावा स्रोत ये भी इशारा करता है कि चीन कई विकासशील देशों को भारी मात्रा में ऋण देकर भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हाँ। जिसे कुछ विश्लेषक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या ऋण जाल कूटनीति कहकर आलोचना भी करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि चीन एक बहुआयामी, जटिल और अत्यधिक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्रोत से मिली जानकारी को अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो एक तरफ उसकी अभूतपूर्व आर्थिक तरक्की है, तकनीकी प्रगति है, बढ़ता वैश्विक दबदबा है। हाँ।
और दूसरी तरफ गंभीर आंतरिक चुनौतियां हैं, मानवाधिकारों पर सवाल है और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो बाकी दुनिया से काफी अलग है। चीन के ये विरोधाभास ही उसकी कहानी को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसके हर कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और आने वाले दशकों में भी ऐसा ही रहने की संभावना है। तो आज हमने स्रोत के आधार पर चीन के कई महत्वपूर्ण आयामों को समझने की कोशिश की, उसके विशाल भूगोल और गहरे इतिहास से लेकर उसकी अनोखी राजनीतिक प्रणाली, विस्फोटक आर्थिक वृद्धि, समृद्ध संस्कृति, बढ़ती तकनीकी और सैन्य क्षमता, भारत के साथ उसके पेचीदा रिश्ते और उसके सामने खड़ी चुनौतियां और वैश्विक प्रभाव तक। ये साफ है कि चीन को किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर एक सोचने वाला सवाल उभरता है, जिस पर शायद श्रोता खुद मनन करना चाहें। हाँ, बताएं। सवाल ये है कि भविष्य में चीन की जो आंतरिक चुनौतियां हैं, जैसे मानवाधिकारों पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पर्यावरण संकट की गंभीरता, आय असमानता या अपनी ही जनता की बढ़ती आकांक्षाओं का दबाव, ये सब उसकी बाहरी यानी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को किस तरह प्रभावित करेंगी? क्या ये आंतरिक समस्याएं उसकी वैश्विक उड़ान की गति को धीमा करेंगी, या चीन इन चुनौतियों से निपटते हुए या शायद इन्हें दरकिनार करते हुए दुनिया में अपना प्रभाव और मजबूत करता जाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आंतरिक स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत उसकी वैश्विक विस्तार की योजनाओं पर भारी पड़ेगी, या फिर वो दोनों मोर्चों पर एक साथ संतुलन साधने में कामयाब रहेगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये सवाल आने वाले वर्षों में चीन और दुनिया के बीच के संबंधों को समझने के लिए केंद्रीय रहेगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन इन विरोधाभासों का प्रबंधन कैसे करता है। निश्चित रूप से। और इसी विचार के साथ हम चीन पर आधारित इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।